मुस्लिम फैक्टर ने ही तेजस्वी यादव को सीएम बनने से रोका है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल इसलिए खड़ा होना चाहिए कि सीमांचल से इन्होंने किसी प्रत्याशी को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा। एक ऐसे हम इस बात को मान लें कि तेजस्वी यादव का मुसलमानों पर पकड़ है। लालू जी के समय रहा होगा, रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया उस समय भी, लेकिन वोट इनको एक मुश्त मिलता था। बिहार के मुसलमानों का मोह अब राजद से भंग हो गया है। 24 विधानसभा सीट पर मुसलमान वोट किधर करेंगे, इसके डिसीजन मेकर वही परिवार है शहाबुद्दीन का। भाई शहाबुद्दीन बिहार की राजनीति में वो नाम है जो मिट नहीं सकता है। अब समझिए, भले ही उनके समर्थक उतना बवाल नहीं काट पाए, लेकिन हिना साहब अब ट्रांसफॉर्म कर रही है। उनका मन जो है वो हट चुका है राजद से। दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने ऐलान कर दिया कि वो अब किसी भी पार्टी में नहीं है, यानी वो अब आरजेडी में नहीं है, और कहा कि हम पूरे बिहार का दौरा करेंगे और फिर फैसला करेंगे क्या कुछ करना है। तो हिना शहाब अगर बागी होती हैं तो फिर आरजेडी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, जिस एमवाई समीकरण के बल पर वो कई सालों से राजनीति करती रही है, सत्ता में रही, मुख्य विपक्षी पार्टी रही है। अब अगर हिना साहब बागी होती हैं तो तेजस्वी यादव का भविष्य क्या होगा। हमारे साथ सहयोगी उदीप जी हैं। हिना शहाब ने साफ कर दिया कि वो अब किसी भी पार्टी में नहीं है, यानी कर दिया क्लियर कि भाई हम आरजेडी में नहीं है। आरजेडी में नहीं। तो क्या तेजस्वी के लिए आने वाला वक्त में राजनीतिक परिस्थिति कैसा होने वाला है? आने वाले वक्त में क्या परिस्थिति होगी, इसके लिए थोड़ा सा हम इतिहास में हमें खंगालना पड़ेगा कि इतिहास में जिस एमवाई समीकरण की बात राष्ट्रीय जनता दल अभी तक कर रही है, आज तक कर रही है, दरअसल क्या उन्होंने, उनकी पार्टी ने, लालू प्रसाद यादव ने और अब तेजस्वी यादव, क्या वो प्रतिनिधित्व दे पा रहे हैं उस नेता को, मतलब उस समाज को, मुसलमानों को, क्या वो प्रतिनिधित्व दे पा रहे हैं? इस पर चर्चा होना चाहिए। देखिए, कुछ आंकड़ों से पहले हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे दिवंगत शहाबुद्दीन की, उसके बाद सीमांचल के तस्लीमुद्दीन की, इन तमाम लोगों पर हम चर्चा करेंगे। और हिना साहब ने राजद छोड़ दिया है, इसका खुला ऐलान उन्होंने किया है। अब देखिए, 1990 में पहली दफा लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री पद को संभालते हैं। 8 मार्च को रिजल्ट आता है और 10 मार्च को शपथ लेते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं लालू प्रसाद यादव। और उसके बाद 1995 का चुनाव, साल 2000 का चुनाव, जिसके बाद झारखंड अलग हो जाता है और सीटें कम हो जाती हैं। 325 सीट जो बिहार विधानसभा का था वो कम होकर 243 हो जाता है। और उसके बाद साल 2005 का चुनाव, चूंकि 2005 भी लालू प्रसाद यादव ने बहुत मजबूती से वो चुनाव को लड़ा था, हारा था और नीतीश कुमार सत्ता में आ गए थे, लेकिन वो चुनाव हुआ था, ये मायने रखता है। अब देखिए, सबसे पहले हम अभी के करंट बिहार विधानसभा असेंबली के, अगर हम जातीय समीकरण की बात करें, जाति नहीं धर्म कह लीजिए सीधे, कि मुसलमानों का क्या रिप्रेजेंटेशन है, तो अभी फिलहाल 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में कुल मुस्लिम विधायक जो हैं उनकी संख्या करीब 19 है। ठीक है, जिसमें राजद की तरफ से 8 विधायक चुने गए हैं। AIMIM पहली बार खाता खोला इस पार्टी ने और 5 विधायक, दूसरे नंबर पर यह पार्टी आ गई है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, 4 सीटें, और CPI से 1 विधायक महबूब आलम, और बसपा से 1 विधायक जीते थे जमा खान, जो कि अब JDU में मंत्री बन गए हैं। तो यही 2020 के विधानसभा बिहार असेंबली का मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए, इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़ें, एक पेपर कटिंग हम अपने ऑडियंस को दिखाना चाहेंगे। देखिए, इस पेपर कटिंग में आप देख रहे होंगे, लिखा होगा कि BYN के जातीय आंकड़ों ने सत्ता और राजनीति का समीकरण बदला। अब BYN क्या है, पहले जरा सा मैं इसका खोलकर परिचय दे दूं। वीरेंद्र यादव न्यूज एक बहुत सीनियर पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, और कहा जाता है कि बिहार में कौन से नेता किस जाति के हैं, इसको पता लगाना है तो आपको वीरेंद्र यादव न्यूज पे जाना पड़ेगा। हम लगातार उसको पढ़ते हैं, उसके रीडर हैं हम, और इंसाइक्लोपीडिया इनको कहा जाता है। बिहार की राजनीति का, जातीय समीकरण हो, धर्म का हो, सबसे अच्छा अगर कोई लेख लिखता है उस पर तो ये वीरेंद्र यादव ही लिखते हैं। अब इन्होंने कुछ आंकड़े रखे हैं। आंकड़े क्या है हम समझाते हैं। इन्होंने अपना जो एक सामाजिक संरचना है, समाज में जो जिस जाति का, जिस धर्म का जो रिप्रेजेंटेशन है एज ए वोटर, वोट देने का, उसमें देखिए इन्होंने क्या समझाया है। अब स्क्रीन पर देखिए, बिहार में प्रमुख जातियों की वोटों में हिस्सेदारी, मतलब किस जाति का वोटों में कितना हिस्सेदारी है, कितना % वोटर्स हैं उस जाति के लोग। इसमें सबसे पहले नंबर पर उन्होंने मुसलमानों को रखा है, और मुसलमानों के जो कुल वोटर्स की संख्या है, मतलब उनकी आबादी आप कह लीजिए, वो 15.12% है, लगभग 15.25% के आसपास है। और दूसरे नंबर पर जो है वो यादव है, जिसमें 14.61% है।
अब आगे भी जो जातियां हैं आप देख लीजिए स्क्रीन पर, यही उनका रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन हम अब इन्हीं दोनों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा आज का जो केंद्र बिंदु है चर्चा का वो हिना साहब है, मुस्लिम वोटर्स हैं बिहार के, और एमओआई समीकरण राजद का है। अब देखिए लालू प्रसाद यादव जो कुल एमओआई समीकरण की बात करते हैं, उनके काल में मतलब 1990 से लेकर 2005 के बीच का जो काल रहा, इसमें दो प्रमुख चुनाव मैं मानता हूं, साल 1995 और साल 2000 का चुनाव। क्योंकि ये दोनों समय लालू यादव का पूरा फॉर्म में थे। आप जैसे कह सकते हैं ना कि बीजेपी का भी अमृत काल चल रहा है, कुछ भी हो जाए बीजेपी को लोग वोट दे ही रहे हैं। वही अमृत काल लालू प्रसाद यादव का साल 1995 में था और साल 2000 में था। क्योंकि 1990 में वो बने थे तो उस समय राजद नहीं थी, राजद का स्थापना 1997 को हुआ 5 जुलाई को। 90 में जनता पार्टी की तरफ से वो चुन कर आए थे और कई लोगों के मतलब कह सकते हैं सहभागिता से और साथ से वो मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 95 का चुनाव लड़े थे फॉर्म में और 2000 का। तो जरा इन 2 सालों को हम देख लेते हैं कि जो 15.12% मुसलमान है और जो 14.61% यादव हैं, उसमें कितना रिप्रेजेंटेशन दिए लालू प्रसाद यादव। मुसलमानों की हिमायती कहे जाते हैं तो रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए ना। इन लोगों का यही नारा रहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये कहते हैं, स्लोगन चलता है। चलिए उस पर जरा नजर डाल लेते हैं। ये मैंने वीरेंद्र यादव न्यूज से ये डेटा लिया है। अब देखिए 1995 में मुस्लिम, उस समय 325 सीटों का बिहार असेंबली होता था, क्योंकि झारखंड कंबाइन था उस समय। तो उसमें 1995 में कुल मुस्लिम विधायक 19 थे और यादव विधायक 84 थे, लगभग 4.5 गुना। मतलब आबादी में मुस्लिम जो है वो यादव से करीब 0.5% ज्यादा है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन में 4.5 गुना कम है। और फिर साल 2000 ले लीजिए, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, 97 में मुख्यमंत्री बनी थी, उस साल 51 विधायक यादव के थे और 20 विधायक थे मुस्लिम समाज से। मतलब उस समय भी 2.5 गुना का अंतर था। तो इससे आप आकलन लगा सकते हैं कि मुसलमानों को कितना रिप्रेजेंटेशन, कितना उनको हक दिया था लालू प्रसाद यादव ने। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। चलिए एक और आंकड़ा आपके सामने हम रख देते हैं कि मुस्लिमों का क्या रिप्रेजेंटेशन रहा है बिहार विधानसभा में। ठीक है, हम सबसे अधिक का बता देंगे और फिर सबसे कम का हम बता देंगे। देखिए जब 325 सीटों का विधानसभा होता था तो उस समय 1985 में जगन्नाथ मिश्रा का समय था, उस समय 325 सीटों में सर्वाधिक मुसलमान विधायक जीते थे, जिनकी संख्या 34 थी। और उसके बाद जब झारखंड बढ़ के अलग हो गया तो 2015 में मतलब नीतीश कुमार के समय सर्वाधिक मुसलमान विधायक जीत कर आए थे। 243 सीटों में करीब 24 सीटों पर लगभग 10% के आसपास मुसलमान विधायक जीतकर बिहार असेंबली पहुंचे थे। तो ये तो हो गया आंकड़ा। स्क्रीन पर हमारे दर्शकों ने देख भी लिया। हमने 1952 से लेकर 2020 तक के बिहार के लगभग सभी असेंबली का डेटा इनके सामने रख दिया। अब हम आते हैं आपके मूलभूत सवाल पर कि हिना साहब पार्टी छोड़ रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल इसलिए खड़ा होना चाहिए कि सीमांचल से इन्होंने किसी प्रत्याशी को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा। एक नाम चल रहा था सीमांचल से, स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब जो थे वहां पर, उनके प्रेजेंस में सीमांचल में एक पकड़ था मुसलमानों के बीच राजद का, बहुत तगड़ा पकड़ था कि सीमांचल के लगभग सभी सीट, चाहे किशनगंज हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, वो सीटें राजद निकाल ले जाती थी। लेकिन उनके निधन के बाद, उनके गुजर जाने के बाद, और लालू प्रसाद यादव का जो एब्सेंस है पार्टी में, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर काम किया कि पिछले विधानसभा 2020 के बिहार विधानसभा को अगर आप नोटिस कीजिए तो 18 सीटें, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम पॉलिटिकल पंडित ये बात कहे हैं कि 18 सीटें सीमांचल की ऐसी रही जहां पर सीधे तरीके से अवैसी की पार्टी ने नुकसान पहुंचाया राजद को। 18 सीटें ऐसी थी जिसमें कम से कम 10 सीटें ऐसी होती जहां राजद क्लीन स्वीप करके निकल जाता, और 10 सीट का मतलब है आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। और जो पार्टी का कोई अस्तित्व बिहार में नहीं था, उस पार्टी को 5 विधायक मिल जाते हैं। क्या इसका मतलब निकाला जाए? अमौर से अख्तरुल इमाम जीत गए, कई लोग जीते भाई, 5 लोग, और 5 मुसलमान रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब सोचिए कि कैसे हम इस बात को मान लें कि तेजस्वी यादव का मुसलमानों पर पकड़ है। लालू जी के समय रहा होगा, रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया उस समय भी, लेकिन वोट इनको एक मुश्त मिलता था, तभी ना भाई सरकार चला रहे थे, डंके की चोट पर चला रहे थे। आप उसको कुछ कह लीजिए, जीन निकलना कहिए, जो कहिए, लेकिन सरकार तो चला रहे थे। आज वो फैक्टर बिहार में अगर नदारद है, गायब है, तो इसके पीछे कारण है कि बिहार के मुसलमानों का मोह अब राजद से भंग हो गया है। और हिना साहब के साथ जो प्रकरण हुआ, देखिए 2014 में इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था ओम प्रकाश यादव के खिलाफ, ओम प्रकाश यादव से ये हार गई। फिर 19 का लोकसभा इन्होंने लड़ा, फिर मतलब उनके खिलाफ, और फिर हार गई। तो ठीक है, चुनाव हार रही है, लेकिन उस परिवार का कितना पकड़ है सिवान में। और सिवान की बात मत कीजिए, पूरे सारण प्रमंडल की बात कीजिए, 24 विधानसभा सीट पर मुसलमान वोट किधर करेंगे, इसके डिसीजन मेकर वही परिवार है शहाबुद्दीन का। भाई शहाबुद्दीन बिहार की राजनीति में वो नाम है जो मिट नहीं सकता है, आप समझिए।
कई नेता होते हैं, वाजपेयी जी का एग्जाम्पल लीजिए, वाजपेयी जी को क्या भारत की राजनीति से हम गायब कर पाएंगे? उसी तरह सिवान की राजनीति से या सारण की राजनीति से कभी भी मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम को खत्म नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा जब भेजना था, इन्होंने जिस व्यक्ति को फयाज अहमद को इन्होंने भेजा, फयाज अहमद को भेजा, भाई उनका 20वीं से आते हैं, उनका मेडिकल कॉलेज है, उनका बीएड कॉलेज है। तो बार बार जो जदयू वाले आरोप लगाते हैं राजद के ऊपर कि ये फैमिली एंड फाइनेंस की पार्टी है, क्या गलत आरोप लगाते हैं? अगर देखा जाए तो, अगर हम किसी पार्टी एंगल से नहीं सोचें तो मीसा भारती को भेजना और फयाज अहमद को भेजना क्या मैसेज आता है? फैमिली एंड फाइनेंस। आप इतने बड़े बड़े लोगों को भेज रहे हैं जिनके पास धन है, बल है। अब करीम साहब को भेजा जाता है जिनके कटिहार में मेडिकल कॉलेज है, हजारों विद्यार्थी हैं उनको पैसा का दिक्कत तो है नहीं। ऐसे लोगों को भेजना, इसीलिए हिना साहब ने तभी जब राज्यसभा का नाम, देखिए आपको याद होगा कि बिहार में, और बिहार नहीं पटना की बात कीजिए, राजधानी में जब लालू प्रसाद यादव का आगमन हुआ था और उसके एक दिन के बाद राज्यसभा का टिकट फाइनल हो गया था, तो पटना के कई जगहों पर पोस्टर देखने को मिला था जहां सिवान से लेकर पटना तक पोस्टरों से पाट दिया गया था कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए, हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए। और जब उनका नाम कटा तो उसके बाद भयंकर प्रोटेस्ट भी हुआ बिहार में। तो कहीं ना कहीं यह मैसेज दिया जा रहा था कि अगर हिना साहब का टिकट काटेगा तो बवाल होगा। भले ही उनके समर्थक उतना बवाल नहीं काट पाए, लेकिन हिना साहब अब ट्रांसफॉर्म कर रही है, उनका मन जो है वो हट चुका है राजद से। क्योंकि राजद में अब, अच्छा आप एक बात बताइए, राजद में आज के समय में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बड़ा मुसलमान नेता का नाम बता दीजिए, किसका नाम आप लीजिएगा? एमएलसी में तो उनका भी टिकट काट दिया गया, अब्दुल बारी सिद्दीकी का, पार्टी को 90 के दशक से सींच रहे हैं, उनका भी टिकट काट के कारी साहब को टिकट दे दिया गया। लालू जेल गए थे उस वक्त पार्टी को संभाला कहीं हाँ भाई, वो लोग स्थापना काल से रहे हैं पार्टी में। तो जितने सीनियर, अगर मैं अभी आपसे सवाल कर रहा हूं हिमांशु, आप बताइए कि एक नेता बताइए मुझे मुस्लिम समाज से जो राजद में बड़ा चेहरा हो, जिस तरह शहाबुद्दीन हुआ करते थे, जिस तरह तस्लीमुद्दीन हुआ करते थे, जिस तरह अब्दुल बारी सिद्दीकी हुआ करते थे, कोई चेहरा है क्या? कारी शोएब की क्या आइडेंटिटी है? देखिए, मैं वो एमएलसी हैं, माननीय हैं, मैं उनके क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन एक लार्जर फेस, एक बड़ा चेहरा के तौर पर राजद किसको प्रेजेंट करेगी? अगर 24 का लोकसभा हो जाए, 25 का विधानसभा हो, तो तेजस्वी यादव किसको लेकर मंच पे जाएंगे? मंच पर वो किसको लेकर जाएंगे? या उनको लगता होगा कि खुद उनका चेहरा इतना बड़ा है कि उन्हीं के चेहरा पर सारे मुसलमान वोट कर देंगे? तो 20 में क्यों नहीं किए? 20 में कैसे 5 विधायक एआईएमआईएम की जीत? सीएम नहीं बन पाए तो ओबीसी की पार्टी की वजह से ही। हाँ, सीधा बात है। देखिए, इसमें कोई सवर्ण फैक्टर, कोई ओबीसी फैक्टर, यादव फैक्टर नहीं, मुस्लिम फैक्टर ने ही तेजस्वी यादव को सीएम बनने से रोका है। सीमांचल की 18 सीटों का मैंने जिक्र किया, तो यही बड़ा सवाल है। और अब जिस पार्टी की तरफ जाएंगे, और देखिए हिना साहब, जो मुझे लग रहा है कि हिना साहब अब जदयू की तरफ मूव करेंगे, भाजपा के साथ तो जा नहीं सकती हैं, तय चीज है, भाजपा का एजेंडा क्लियर है, उसका एकदम जो आप कहते हैं ना मिशन डेफिनिट है उसका, वो अपने एजेंडा पे काम कर रहा है। तो अब उनके पास ऑप्शन बिहार में देखिए क्या बचता है, जनता दल यूनाइटेड। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का इस बार कोई विधायक भी नहीं जीता है, एक भी विधायक नहीं जीता है। जेडीयू को जरूरत भी है, तो नीतीश कुमार को भी जरूरत है। और अगर वो आती हैं तो पूरे सारण के क्षेत्र में जेडीयू भी बहुत कमजोर है, समझिए, वो मजबूती में आ जाएगा। शाहाबाद में भी बहुत कमजोर है और सारण साइड भी बहुत कमजोर है। कितने विधायक मिले हैं जेडीयू को? 43। तो मुस्लिम वोटर्स अगर उनके साथ जुड़ जाएं तो ये नीतीश कुमार के लिए 24 लोकसभा और 25 के विधानसभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो मुझे ये लगता है कि जेडीयू वाले अप्रोच कर रहे होंगे हिना साहब को, ताकि अपने साथ ला सके। और भी चूंकि देखिए, जमीन पर जब राजनीति करना है तो आपको वोटर्स को जोड़ना होगा, और मुस्लिम समाज का जो रिप्रेजेंटेशन 15.5% के आसपास है, उसको आप दरकिनार बिहार में नहीं कर सकते हैं। आप उनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए या मत दीजिए, लेकिन आपको जोड़कर उनका वोट जरूर लेना होगा अगर असेंबली में अधिक विधायक पहुंचाने हैं तो आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।